तो वही डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात बंद कर दीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं अब। हाँ, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ, थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है। बाकी आप लोग इसको पढ़ ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ा दिया जाएगा वो भी। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, कुछ डेटा कुछ नंबर्स का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। एक बॉक्स में लिखते हैं उन सभी डेटास को आप, या रेक्टेंगुलर होगा या क्या होगा, स्क्वायर होगा। बॉक्स कैसा होगा आपका, या तो रेक्टेंगुलर होगा या कैसा होगा, स्क्वायर होगा। उसमें जितने भी नंबर्स होंगे, डेटा होंगे, उन्हीं को आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। कुछ रोज में कुछ कॉलम्स में आप क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उसी अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मतलब बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या डेटाज हैं इन मतलब वेरियस रोज या कॉलम जो है आपके एक बॉक्स में लिखेंगे। बॉक्स किसका हो सकता है भाई, रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर शेप, किसी भी शेप का हो सकता है। इसमें आप ऑर्डर लिखते हो, जैसे मान लीजिए आपके जो सिलेबस में मैट्रिक्स है मैक्सिमम 3x3 की मैट्रिक्स है। आप चाहे जितनी भी हायर स्टडीज करो, आपको 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। जब 3D में फिजिक्स आप पढ़ेंगे, हायर थोड़ा सा मान ली मास्टर्स करते हैं, एमटेक वगैरह करोगे, तो थोड़ा सा वहां सब मिलती है मैट्रिक्स, n×n की मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिक्स मिलती है। वो भी एक आध दो क्वेश्चन में मिलेंगे, उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी ग्रेजुएशन तक, इंजीनियरिंग तक आपको मैक्सिमम 3x3 की ही मैट्रिक्स मिलेगी, और मैट्रिक्स आगे भी मिलेगी, ये भी आप जान लो। ये नहीं कि अभी पढ़ लिए छोड़ देंगे, आगे भी मिलेगा, मिलता है। तो मैट्रिक्स ये है। मान लीजिए इसके जो एलिमेंट्स हैं आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो, इसको लिखते हो आप A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये होगा A31, A32 और क्या होगा भाई A33। ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स का अरेंजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रोज। ये हमारा R1 है, ये क्या है भाई R2 है, ये क्या है आपका R3। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, जो ये है आपका डेटा का, इसको हम क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। जो वर्टिकल है इनको क्या बोलेंगे भाई, कॉलम बोलेंगे। ये सब आइडिया है आपको। ये C1 है, ये C2 है, क्या भाई C। फिर मैट्रिक्स के आप ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर आप यहाँ लिखते हो मैट्रिक्स का। ऑर्डर में क्या होता है, R×C, मतलब नंबर ऑफ रो इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, 3 रो है 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3×3। मल्टीप्लाई करके 9 नहीं लिख दीजिएगा। ऑर्डर आप हमेशा प्रोडक्ट में ही ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जो पहला नंबर होगा किसको सिग्निफाइज करेगा भाई, रो को। दूसरा किसको करेगा, कॉलम को। ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने होंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, कितने नंबर आए हैं, तो वो कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर बता देंगे भैया 9 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, आप जानते हैं, सब आइडिया है आपको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, मैट्रिक्स आपका अगला चैप्टर होगा, उसको देखेंगे। आज हम लोग केवल डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है, इसी मैट्रिक्स का मॉडुलस होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो ना, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या होता है, अपना डिटर्मिनेंट होता है। इन जनरल आप समझना, जब किसी क्वेश्चन में आएगा जैसे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आ गया या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 आ गया, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। मतलब जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, वो क्या है भाई 3 है। जो भी लिखा होगा वो लिखा होगा। जैसे इस केस में आप लिख सकते हो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइटर्स लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जिसका ऑर्डर क्या है 3×3 है, ऐसे बोल देते हैं वो। ठीक है। बाकी अगर ऑर्डर कुछ डिफरेंट होगा तो 2×3, 3×2 जो भी होगा दिया रहेगा, या मैट्रिक्स को आप देख के समझ जाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे, यहाँ ऑर्डर लिख लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, हो जाएगा ना ये। मैट्रिक्स ये अपना पढ़ना भी नहीं, बस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, जो मॉड होता है, इसका मतलब जो अपनी मैट्रिक्स लिखा ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका मॉडुलस क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बहुत बेसिक बात है, या इसी को लिखेंगे मॉड ऑफ ए। अब ये जो आपने लिखा था ना, बॉक्स बनाया है, हम क्या करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन ऐसे खींचेंगे, इनके बीच में जो भी डेटा आपने लिखे हैं सारे लिख देंगे। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे वैल्यू निकालेंगे अभी बताते हैं। बाकी आपको आइडिया तो होगा ही, इतना सब कुछ आप पढ़ लिए हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं वो अभी बता रहे हैं हम। मतलब इसी मैट्रिक्स का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना चाहेंगे, तो वो जो निकल के आएगा वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा, या क्या कहेंगे मॉड होगा, या क्या कहेंगे मॉडुलस होगा। जो भी बात एक ही है, मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेंट, सबका मतलब क्या है, एक ही है। कुछ भी बोले सबका मतलब एक ही है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको सॉल्व करके हमें जो निकालनी है निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये समझिए। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 लिखा है, ऑर्डर 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1×1 का मैट्रिक्स। 1×1 का मतलब एक ही एलिमेंट है, एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम है। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए लिखा है, इसके एलिमेंट कुछ भी लिखा है भाई, मान लो AIJ टाइप का लिखा है, कुछ भी लिखा है। अब इसमें क्या होता है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, रो को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, ये सब पता है। मान लीजिए एलिमेंट सिर्फ ए ही है, अब मैं पूछ रहा हूं इसका डिटर्मिनेंट बताओ। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए भाई एक ही एलिमेंट है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी।
एक ही है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए सोचेंगे। ऑर्डर 1 लिखा है, इसका मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। मैंने अभी बताया ना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो केवल एक ही बार बोलेगा। ऑर्डर 3, ऑर्डर 2, ऑर्डर 1 मतलब 1 क्रॉस 1, ऑर्डर 2 बोलेगा 2 क्रॉस 2, ऑर्डर 3 बोलेगा मतलब 3 क्रॉस 3। डिफरेंट होगा तो वो लिख कर देंगे, आप देखकर समझ जाएंगे। अब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स ए लिखी है भाई, कुछ भी लिखा है, मान लेते हैं 2 3 1 5, कुछ भी लिख दिया हमने। अब इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, मॉडुलस निकालना है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए निकालोगे तो कैसे करोगे, बस इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, सिंपल सा है। पहले आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो। तो 2 को 5 से करोगे क्या होगा, 10 होगा। बीच में साइन हमेशा माइनस का यूज करते हैं। और 1 को 3 से करेंगे, 3 बन जा कितना होगा 3। 10 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई 7। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, समझ में आ रही बात। 2 क्रॉस 2 का दिया है, कुछ भी कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, सपोज करो ए इज इक्वल टू कुछ भी लिखा है, आप कैसे निकाल लोगे, बड़े आसानी से निकाल लोगे इसमें। अगर ए इज इक्वल टू लिखा है, हमें निकालना है 2 3, यहाँ -5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, तो क्या कीजिएगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। बीच में साइन क्या यूज करते हैं माइनस, लेकिन -5 को +3 से करेंगे तो -15 आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखना, साइन चेंज होगा अगर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो। एक तो ऑलरेडी माइनस साइन आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। लेकिन जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साथ भी नेगेटिव साइन आ रहा है तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि नेगेटिव ही हमेशा लेना है, साइन अपने ऑपरेशंस के हिसाब से जो आएगा उसको हम लेंगे। समझ रहे हैं हमारी बात, इसको बताने का पर्पज ये है। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो वही लगाना है, साइन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन वाला भी साथ में बता दिया। क्या क्लियर है बात। 2 क्रॉस 2 का निकाल लेंगे वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक बातें हैं ना, ये सब तो आती ही है, सब कर लेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। 3 क्रॉस 3 का हो तो कैसे करेंगे, अब इसको अभी जनरल बता रहे हैं, बाकी इसको करने का स्मार्ट तरीका भी बताएंगे, कैसे डायरेक्ट आप निकालेंगे उसकी भी बात करेंगे। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है, ऐसे कुछ भी दिया है, फटाफट लिखिएगा अगर हमारे साथ लिख रहे हैं तो, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन चलने वाला है। आगे जो क्वेश्चंस करेंगे थोड़े लेंदी होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, थोड़ा टाइम टेकन वाले होंगे, तो थोड़ा सा आप जल्दी लिखिए, है ना, ये सब चीजें। अब मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया, सपोज करो ये लिखा है 1 2 3 0 1 6 -1 2 और यहाँ मान लेते हैं -3 लिखा है, कुछ भी लिखा है, 3 क्रॉस 3 का है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के तरीके सीखिएगा। हम अभी आपको सिर्फ सिंपल तरीका बता रहे हैं निकालना, क्योंकि अभी इनिशियली आप हम लोग पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं, बाकी हम इसको कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आपने इन जनरल पढ़ा होगा कि फर्स्ट रो के थ्रू हम इसको क्या कर लें, एक्सपेंड कर लें। इन जनरल हम इसी की बात करते हैं कि फर्स्ट रो के थ्रू इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम कहीं से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम डायगोनल के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम कॉलम के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इस कॉलम से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। बट जो इन जनरल हमें दिया होता है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, फर्स्ट रो के थ्रू अलॉन्ग ही इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन आप किसी से भी एक्सपेंड करोगे वैल्यू आ जाएगी, वो हम देखेंगे, जहां से इजी रहेगा वैसा करना बता देंगे। समझ ना, एकदम डिफरेंशिएटेड अप्रोच के साथ चलेंगे। बट इन जनरल जो बुक्स में लिखा होगा, जो हम पढ़ेंगे, वो हमेशा कहाँ दिया रहेगा, रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करके उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जाएगी। तो अभी मैं इनिशियली आपको वही बता रहा हूँ, आगे मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, जैसे जो हम लोग अलग कर सकते हैं। तो जब इसको करेंगे तो हमें करना क्या होगा, पैटर्न को समझना, पैटर्न आप एनालिसिस करना, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे इस लेवल पे एकदम। ठीक है, पहले लिखेंगे 1, फिर क्या है भाई आपका सेकंड एलिमेंट है 2, बीच में फिर साइन क्या यूज करेंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे 3। ध्यान रखना जो भी फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनको हम लिख लेंगे, बस इस ऑर्डर का ध्यान रखना कि पहले एलिमेंट को पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है, दूसरे एलिमेंट को नेगेटिव साइन के साथ। अब नेगेटिव सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन ही होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता। ध्यान रखना पैटर्न ये है कि पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर सेकंड एलिमेंट ही नेगेटिव है पहले से, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव, मतलब साइन वेरी करेगा। पैटर्न ये है, ध्यान में रखना अपने को। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो भाई यहाँ पॉजिटिव लिखना होता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब साइन को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं आप, इसमें मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी मैं हिंट करते जा रहा हूं कि कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या मैं क्लियर बोल पा रहा हूं, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं तेज चल रहा हूं। ठीक है, समझ आ रही है, क्लियर, डन। तो अब 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद ये जिस भी रो में या जिस भी कॉलम है उसको आप छोड़ो, कौन से रो में आ रहा है कौन से कॉलम में आ रहा है, भाई पहले रो को तो लेना ही नहीं है, लेकिन 1 आपका क्या फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को आप हटाओ। आप ऐसे लिखते हो ना कि जिस रो जिस कॉलम में इसको हाइड करो, बचा क्या अपने पास 1 2 6 -3। तो यहाँ आप ऐसे लिखिएगा, एक छोटा सा क्या करिएगा, डिटरमिनेंट बनाइएगा, लिखिएगा क्या 1 2 6 और क्या लिखिएगा यहाँ -3। समझ आई बात।
फर्स्ट रो तो हमने लिख दिए, अब उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमने देखा जब हम 1 के लिए लिख रहे हैं तो 1 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम के भी एलिमेंट अपने को नहीं लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे 1 2 6 -3, जिस पैटर्न में यहाँ एलिमेंट बच रहे हैं उसी पैटर्न में यहाँ कॉपी कर देंगे। अब जब मैं 2 के लिए लिखूंगा, पहला रो तो आपको वैसे भी नहीं लिखना है, लेकिन ये इस कॉलम में बचा क्या आपके पास 0 -1 6 3, जिस ऑर्डर में ये बच रहे हैं उसी ऑर्डर में वहां क्या कर लेंगे हम कॉपी कर लेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे जरा बताना, यहां आएगा क्या 0 -1 और आप लिखेंगे 6, कोई दिक्कत? वहां साइन प्लस का है, -3 है तो माइनस लिखेंगे, यहां साइन प्लस का है, प्लस का रहने देंगे, ठीक है साथ प्लस रहेगा। अब जब 3 के लिए लिखेंगे तो इस कॉलम में आ रहा है, इसको हटाएंगे हम, क्या बचेगा 0 -1 1 2, ठीक है 0 -1 1 और क्या आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 × 2 का बन गया ना, अब इसको तो सॉल्व करना आता ही है। क्या करते हैं, पहले ऊपर से नीचे करते हैं, फिर नीचे से, यही है ना तरीका, करते हैं एक्सपेंड, इसको देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1। अब इसको करते हैं भाई, 1 को -3 से करेंगे तो क्या आएगा -6, 2 को 6 से करेंगे क्या आएगा 12, बीच में साइन माइनस का होता, माइनस आ गया भाई, यहां लिखेंगे -2। अब 0 को -3 से करेंगे क्या आएगा 0, बीच में साइन क्या होता है माइनस का, -1 को 6 से करेंगे तो -6 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर +6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना भाई, समझ आ रहा है ना। फिर +3, 0 को 2 से करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, बीच में साइन माइनस का होता है, -1 को +1 से करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन, किसी कोई डाउट आ रहा है समझ में? डन, रिपीट करूं क्या, क्लियर है सबको? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1, ये -15 आएगा क्या, -15 को 1 से इंटू करेंगे क्या आएगा -15, -2 इंटू वॉट +6, यह आ जाएगा -12, और 3 इंटू क्या हो गया 1 +3, इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा -24 वैल्यू निकल के आ गई क्या, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। पोटेंशियल नहीं, मैं फिर से बताऊं या समझ गए, रिपीट कर दूं, सबको क्लियर हो गया, ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आप लिख रहे हैं, समझते हैं, सब जानते हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं ये शेयर कर दूंगा आपको, हमारे साथ लिखना चाहते हैं फटाफट लिखिएगा, टाइम लिखने में वेस्ट नहीं करेंगे, हाँ, तो कि आप लोग बहुत जो आप जानते हैं उसको अननेसेसरी लिखने की कोशिश मत करिएगा, बहुत सिंपल सी बातें आ रही हैं आपको। माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की माइनस आप कैसे निकालोगे भाई, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट आपने निकाला होगा। देखो जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा है इन जनरल, सपोज करो A11 A12 A13 A21 A22 A23, दिस होल अपॉन क्या है भाई A31 A32 और क्या है A33। ये आप लिखें, ठीक है भाई। अब माइनस कैसे लिखेंगे, देखो लिखने के तरीके सीखिएगा। माइनस लिखे जाते हैं वो एलिमेंट के लिखे जाते हैं, किसके लिखे जाते हैं एलिमेंट्स के। मान लीजिए इस पहले एलिमेंट का हम लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं माइनर ऑफ, क्या विजिबल है, थोड़ा सा कम है ना, माइनर ऑफ A11 लिख रहे हैं, माइनर ऑफ A11 मतलब एक A11 एलिमेंट का माइनर लिखना चाहते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिख देंगे M11। ये 11 जो लिखा है क्या बता रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सबको आइडिया है ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर लिख रहा हूं। अब ये भी बता रहा है अपने आप का फर्स्ट रो फर्स्ट का माइनर लिखा है। माइनर इन द सेंस का मतलब होता है मैट्रिक्स का सब पार्ट्स लिखना होता है। जैसे सेट्स का आपने सबसेट पढ़ा है ना, वैसे डिटर्मिनेंट का जो सबसेट होता है, छोटा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं उसका माइनर्स। सेट्स के सबसेट पढ़े हैं ना आप लोग, वैसे मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में क्या होते हैं, उनके माइनर्स निकलते हैं, कोफैक्टर्स निकलते हैं। निकालने के अपने तरीके हैं, उनके ऑपरेशनल वैल्यूज हैं, ये कैसे निकलते हैं ये देखना होता है। ये M1 बनाया, M1 बनाया, तो इसको निकालेंगे कैसे, ये जिस भी रो में आ रहा है, जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको हटाओ आप, क्या बचा फिर आपके पास A22 और क्या है भाई A23 और क्या है A32 और क्या आया A33। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे A22 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप A33 से, फिर माइनस A32 को किससे करेंगे A32 इंटू क्या हो जाएगा A23। ठीक है, समझ आ रही। जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट है उनके एलिमेंट नहीं लेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं एज इट इज कॉपी कर लेंगे छोटे से डिटर्मिनेंट में। फिर सॉल्व करने का तरीका क्या है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे पहले, फिर बीच में साइन लगाएंगे माइनस का, नीचे से क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है ये, ठीक है, डन। अब किसी भी एलिमेंट का इन जनरल मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपको निकालने का आ जाएगा। पैटर्न को समझना कि कैसे चीजें की जा रही, ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से देखो, आप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब मान लीजिए a22 का मैं निकालना चाहता हूं, तो माइनस ऑफ a22 अगर मैं लिखूं तो इसको कैसे लिखेंगे m के साथ। a22 अगर माइनर लिखना चाहता हूं तो क्या लिखेंगे भाई, m22 लिखें। अब ये देखो कौन से रो में है कौन से कॉलम में है, ये इस रो में है और इस पूरे कॉलम में है। इन्हीं के एलिमेंट छोड़ दें, बाकी जो जैसे बच रहा है वैसे लिख लेना। क्या क्या बच रहा है, a11 a31, क्या बच रहा है भाई, a11 a31, जिस पैटर्न में बच रहा है उसी पैटर्न में कॉपी कर दो आप, a13 a33। अब सॉल्व करना आता है कर ही लेंगे आप, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात, क्या समझ पा रहे हैं आप। अगर लास्ट एलिमेंट होता तो आप a33 का बताओ आप लोग मुझे, अगर मैं m33 निकालना चाहूं तो क्या आएगा बताओ, इस रो में इस कॉलम में यही बच जाएगा, है ना, सिंपल लिख लेंगे आप लोग, बढ़िया। इसका मतलब आप लोग ये समझ गए, क्या भाई ठीक समझ रहा हूं, समझ रहे हैं आप लोग ना। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे वो जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं सारे एलिमेंट लिख लेंगे, जिस पैटर्न में बच रहे हैं उसी पैटर्न में कॉपी कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ नंबर्स के थ्रू बता दें क्या, अगर इसमें कंफ्यूजन सा हो रहा हो तो नंबर लेकर बता दें, नंबर लेकर बता दें। चलो आज जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लिख दिए, कोई 2 3 6 -1 0 5 2 3 1 लिखा है, हमने कह दिया माइनर ऑफ 5 बताओ आप, 5 का माइनर बताना है। चलो बताओ क्या आएगा, माइनर ऑफ 5 मतलब 5 कहाँ है भाई, अपने को दिख रहा है, यहाँ है 5, ये है, इसको माइनर बताना है। जिस रो पे है जिस कॉलम में छोड़ो उसको, ये रो अपना जाएगा, ये कॉलम जाएगा, बचा क्या अपने पास 2 2 3 3, सॉल्व करो भाई, 6 - 6 क्या जाएगा 0। किसी भी एलिमेंट का पूछ निकाला जा सकता है। माइनर ऑफ 0 क्या आएगा बताओ, माइनर ऑफ 0 क्या आएगा, हाँ बोलो, 2 2 6 1, 2 माइनस कितना आ जाएगा ये 12, हाँ -10, वेरी गुड, सब कर पा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत इजी सा है। कौन 0, नहीं ये अभी इसको को लेंगे, 0 का ही निकाल रहे हैं ना, माइनर निकाल रहे हैं जिस एलिमेंट का, उसको तो नहीं लेंगे। अभी हम बात करेंगे इसकी कोफैक्टर्स की, यानी जब उसकी वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे उसमें बात करेंगे, ठीक है, बताएंगे। इसके तरीके और भी बताएंगे कैसे क्या करेंगे, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने को फटाफट आ जाएगा। इनवर्स निकालना आपको 2 लाइन में बता सकते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिशन यूज करेंगे यहाँ नहीं, ठीक है, उसको बताएंगे कैसे क्या। इसको हटाएं, लिख लिया क्या सबने, कोई दिक्कत नहीं ना। कोफैक्टर्स की बात करेंगे आप, कोफैक्टर कैसे निकलता है, जैसे मान लेते हैं, पैटर्न को समझना, हर चीज अपने आप इजी लगेगा। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और क्या होगा भाई a33, कोई टेंशन, सिंपल सी बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोफैक्टर ऑफ हमें a11 निकालना है, निकालने का पैटर्न क्या है देखो मैं बता दूं पहले। कोफैक्टर ऑफ aij, इसको लिखेंगे Cij, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कैपिटल aij, लिखने के अपने अंदाज है, जो बहुत कॉमन है Cij aij दोनों लिख सकते हैं, हाँ बस लिख दीजिएगा एक आध बार, जब फर्स्ट टाइम लिखिएगा तो पहले वर्ड ऐसे लिख दीजिएगा कोफैक्टर ऑफ दिस, उसके बाद आप जो भी सिंबल यूज कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। Cij या aij, लिखने का पैटर्न क्या होगा, -1 to the power i + j और लिख देंगे mij, mij का मतलब माइनर इसका, बस -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब जैसे मैंने कह दिया कोफैक्टर ऑफ a11, ध्यान से देखना, कोफैक्टर ऑफ a11 के कोफैक्टर की बात करेंगे, निकालो क्या होगा आप लोग बताओ। हाँ a11 की बात कर रहे हैं तो देखो i अपना 1 हो गया, j भी अपना 1 हो गया, -1 की पावर क्या हो जाएगा भाई 1 + 1, और a11 का माइनर निकालेंगे क्या होगा भाई, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, बचा क्या अपने पास a22 a23 a32 और a33, बाकी आगे का प्रोसीजर आपको पता है, बस एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें ऐड हो रहा है,
-1 की पावर i प्लस जे। अब कुछ एग्जांपल कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हैं तो निकालना समझना थोड़ा अपने लिए क्या हो इजी बने। कैसे प्रैक्टिकली इसको हम लोग यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, किसी भी रैंडम एलिमेंट का कैसे निकालेंगे देखना जरा। मान लीजिए कोई भी डिटरमिनेंट लिखा है, फटाफट लिखिएगा, लिखने की स्पीड बढ़ाइएगा आप लोग, अगर तेज नहीं होइएगा तो बताइएगा हमें, मैं रुक जाऊंगा भाई और क्या कर सकता हूं। अभी हमने कह दिया, अगर मैं कह दूं कोफैक्टर ऑफ -1, बहुत ध्यान से देखना, पैटर्न को समझना, कोफैक्टर ऑफ -1, तो ये कौन से रो कौन सा एलिमेंट का है, इसको लिख देंगे C2 है ये, तो -1 की पावर क्या होगा भाई 2 + 2। जब इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑड रहेगा तो नेगेटिव आएगा, बस इतना ध्यान रखना। जब -1 की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ऑड होगा तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, बड़ी बेसिक सी बात है, आप सभी जानते हैं। तो जब आप -1 का निकाल रहे हो तो जिस रो में है, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, बचा क्या आपके पास, ये रो है, ये कॉलम छोड़ो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, -6 को 1 से करेंगे कितना आएगा 6, 0 से किसी को भी नंबर मल्टीप्लाई। अगर मैंने कह दिया माइनर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0, तो कोफैक्टर ऑफ 0, इसका हम किसकी बात कर रहे हैं, C23 की बात कर रहे हैं। 0 को निकालेंगे भाई तो -1 की पावर क्या होगा, पहले 2 + 3 मतलब ये नेगेटिव आएगा, ऑड आएगा ना पावर तो नेगेटिव आएगा। अब 0 की बात कर रहे हैं तो ये रो है, ये कॉलम छोड़ो, क्या बचा आपके पास 2 6 3 5, 5 2 जा 10, 6 3 जा कितना हो गया 18, 10 माइनस क्या हो गया 18, ये आएगा -8 यहां से, और ये माइनस साइन पहले से है तो क्या हो जाएगा +8। क्लियर हो रही बात अपनी, ऐसे ही होगा ना। ये कैलकुलेशन बहुत फटाफट करना आना चाहिए, एकदम एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, अगर नहीं है तो स्पीड अप करिए थोड़ा सा, अपना जो भी है स्किल उसमें लगाइए अपना, ठीक है, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, है ना। ये सब सिंपल है, आप सबको आता है, बढ़िया है, आगे बढ़े। तो कोफैक्टर माइनस समझ गए आप लोग, कोई टेंशन नहीं है इसमें, चलो भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज की कुछ बात करते हैं, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट में जिनको अप्लाई करके हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट में बेसिकली हमें वैल्यूज ही निकालनी होती है या प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। तो प्रॉपर्टीज इनकी बहुत हेल्पफुल होंगी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए इसको समझना बहुत क्या है जरूरी है। तो प्रॉपर्टीज किसकी बात करते हैं भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड व्हाट, एंड कॉलम्स और व्हाट आर चेंज इनटू रोज। मतलब कॉलम को रो में, रो को कॉलम में अगर इंटरचेंज कर दें, मतलब उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं, आप वैल्यूज निकालना, अच्छा वैल्यूज निकालने के लिए आपको एक थोड़ा सा इजी तरीका बता दें, तब थोड़ा बात करते हैं। आपने एक पढ़ा होगा सारस रूल, याद है आपको, अभी आगे हो सकता है मैं भी डिस्कस करूंगा। मैं सारस रूल पढ़ा है आपने, पढ़ा है क्या सारस रूल, नहीं तो मैं बताता हूं, देखो आप इसको पहले मुझे जनरल तरीके से करके दिखाओ, फिर मैं बताता हूं। 2 3 5 इसकी वैल्यू निकालो आप, 6 - 1 0 2 3 1, हाँ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, किसी भी उससे एक्सपेंड करो, बताओ डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है पूरी, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, बताइए इसका क्या है, फटाफट करें जरा, सॉल्व करें इसे, जल्दी करें। एटीन 80 80 आ रही भाई सबकी, देखो
80 आ रही है, देखना पड़ेगा। हाँ चेक करते हैं। देखो भाई नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग कर रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे भाई, 2 -3 और क्या लिखेंगे आप 5। जब 2 के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे भैया, जिस रो में है जिस कॉलम में इसको छोड़ेंगे, क्या बचा, ये बचा सिर्फ। -1 को 1 से करेंगे क्या आएगा -1, 3 को 0 से करेंगे क्या आएगा 0। फिर जब 3 के लिए लिखेंगे तो ये अपना कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, क्या बचा भाई 6 2 0 1, 6 1 जा 6 और यहाँ आ जाएगा क्या 0 +5 है। फिर 5 के लिए करेंगे तो 6 3 जा कितना हो गया 18, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -2 -18 प्लस कितना आ जाएगा भाई 100, ये आ जाएगा -20 प्लस 100, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 80। ध्यान रखना, हाँ साइन का ध्यान रखना। आगे करें हम लोग। सारस मेथड अपना क्या कहता है कि जैसे ये है डिटर्मिनेंट 2 3 5 और लिखा है 6 -1 0, इसको आप दो तरीके से करते हो। कैसे कर लेंगे भाई, अगर मुझे डायरेक्ट निकालना होगा तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। अगर इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो ऊपर के किसी भी दो कॉलम को आप क्या करना रिपीट कर, या दो रो को आप क्या करो रिपीट करो। कॉलम को भी रिपीट करके कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं। अभी मैं रो को रिपीट करके कर रहा हूं। अगर आप रो को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की दो रो हम क्या करना चाह रहे हैं रिपीट करो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ 2 3 5 6 -1 और क्या हो गया भाई 6 -1 और हो गया 0, 6 -1 हो गया क्या 0, 6 हो गया -1 और क्या हो गया 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा, आप इस तरह के जो एलिमेंट्स है ना इनको डायगोनली ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले ऊपर के जो हमारे ये 3, इससे बनेगा क्या, नहीं थोड़ा सा पास पास लिखते ना, अपना थोड़ा सा बिखर गया, मैं इसको ठीक करूं थोड़ा, सकता है एलिमेंट्स आगे आ रहे ठीक। देखो थोड़ा सा है, आप लोग ढंग से बना लीजिएगा, आपका थोड़ा सा सही रहेगा मेरे ख्याल से। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। एक ये बनेगा और ये एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। एलिमेंट्स मेरे थोड़े ऊपर नीचे हैं, आप थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा, मतलब सीक्वेंस में लिखेंगे पूरा ऐसे बनेगा ना पूरा। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, इन सभी को मल्टीप्लाई करके क्या कर लो ऐड, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, देखो क्या आएगा। देखो ध्यान समझना, पहले वाले को करेंगे 2 को -1 से करेंगे -2, -2 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है ठीक है। फिर बीच में करना है प्लस, इनको क्या करेंगे भाई 6 को 3 से करेंगे कितना आएगा 18, 18 को 5 से करेंगे कितना आएगा 90 लिखिए ठीक है। फिर प्लस करेंगे 2 को 3 से करेंगे जो भी आएगा 6 को इससे करेंगे क्या आ जाएगा 0, कोई टेंशन वाली बात, बीच में साइन लगाएंगे माइनस का, और ध्यान रखना पहले इस तरह से देख लिया हमने, सबको मल्टीप्लाई किया मतलब 3 3 का पेयर बनाया ऐसे डायगोनली लेकर, तीनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग क्या कर लिया हमने प्लस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे अब, फिर दूसरे तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई। अब इधर से बनाओ इनका ऐसे, एक इधर से बनेगा और एक दूसरा ये बनेगा और तीसरा वाला, ये 3 बनेंगे इनके, इनको भी मल्टीप्लाई करो और क्या कर लो प्लस कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 को -1 से करोगे -5, -5 को 2 से करेंगे -5 को 2 से करेंगे -10, अभी माइनस ब्रैकेट के है वो रहने देंगे बाहर। 0 को 3 से करेंगे क्या आएगा 0 ही आ जाएगा सर। 1 को 3 से करेंगे 3, 3 को 6 से करेंगे कितना आएगा 18 आएगा क्या, प्लस के क्या हो गया 18। अब करना क्या होगा अपने को, सॉल्व करते हैं इसको, -2 + 90 कितना होगा 88, और इसको सॉल्व करेंगे क्या जरा बताना, अरे -80 तो आएगा, अरे -10 + 18 करेंगे तो 8 आएगा, -8 80 में 80 -8 कितना आ जाएगा भाई 80। नहीं हमारी बात, आप ऐसे कर लेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए नया है ना तो आपको लगेगा कि बड़ा टाइम टेकन है, लेकिन दिमाग में सेट हो जाएगा इसका एल्गोरिथम जो प्रोसेस है ना, तो फटाफट आप क्या करोगे तुरंत कर लोगे। हाँ हाँ, ऊपर के दो रो हमने रिपीट किए, फिर डायगोनली ऐसे 3 3 का पेयर बनाए, मल्टीप्लाई किए प्लस किए, फिर माइनस साइन, फिर इधर से हमने डायगोनली ऐसे 3 3 के पेयर बने, मल्टीप्लाई किए सबको प्लस किए, दोनों को सेपरेट कर लेंगे आ जाएगा आंसर।
हाँ, अभी मैंने रो रिपीट करके बताया, कॉलम भी रिपीट करके बता दे। हमने कहा हम दोनों बताएंगे आपको, टेंशन ना लो। समझ में आई बात? ये नया है, इसको जल्दी से कर लेंगे, लेकिन अगर ये प्रोसेस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतनी जल्दी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ रहे हैं हमारी बात? कैलकुलेशन स्पीड जितनी आपकी सही होगी उतनी जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे। उसी पे वर्क करो, उसको समझो कि कैसे क्या है, ये एल्गोरिदम अपने माइंड में सेट करो, हर चीज अपने आप प्रोसेस में आ जाए। ठीक है, नोट करो, आगे बात करें। नोट कर रहे हो? कैसे कर रहे हो तो जल्दी करो फिर। अगर यही सेम क्वेश्चन लिया, हम कॉलम को रिपीट करेंगे तो क्या होगा, देखो भाई। इसी सारे मेथड की बात कर रहे हैं, अगर कॉलम को रिपीट करें तो क्या होगा। प्रैक्टिस जो भी है, तो कॉलम हम रिपीट कर रहे हैं भाई। अभी क्या कर रहे हैं, कॉलम को रिपीट करके कर रहे हैं। स्टार्टिंग के दो कॉलम जो है उनको रिपीट कर लो। क्या है भाई, 2 6 2 है, और क्या है भाई 3 है, -1, और क्या है भाई 3। आया? मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? आ गया? मजा आया कि नहीं है? अच्छा, हंसना था क्या सबको? अगर हो तो हम लोग भी हंस ले। यार तुम लोग बारिश में भीग कर आए हो इतनी मेहनत करके। अच्छा, बारिश बाद में हुई? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मिश्रा जी बेचारे कितना मतलब बढ़िया। हाँ, अरे कहाँ थे आप, मतलब ऐसा कैसे कैसे समझ लेते हैं ये सब यार आप लोग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। यही समझना था आप इस एज में। अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। मैं बताऊं इसको? ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा है, लाजवाब। देख भाई, चल चल, मैं बोलूँ कि नहीं? जब आप लोग शांत हो जाएंगे तभी बोल पाएंगे ना, असल में मेरी आवाज थोड़ी आप लोगों से मतलब दब जाती है। आप लोग यंग है, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कितना चिल्लाएगा आदमी, थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, इवनिंग में तो जो है एज इट इज वो यूजुअल चलेगा। हाँ हाँ हाँ, देंगे ना, देंगे ना बेटा, तुम्हें तो देंगे, तुम्हें तो जोर का देंगे। हाँ हाँ, चलो चलो, घर पे बात करा देना, मैं बता दूंगा, वो दे देंगे आप। कोहनी में ले जाके घर पे दे देंगे। बेटा ये तो मुझे कहना चाहिए कि यार चलो, लेंगे नहीं, चलो ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे, डायगोनली क्या करेंगे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ऊपर से अगर पेड़ ऊपर से बना रहे हो तो बन जाए तो ठीक है, नहीं बना रहे कहा भैया, इधर से लेना है एलिमेंट, ऐसे ध्यान रखना। हाँ, क्या क्या 6 ऐसे, ये बनेगा, एक बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इसको लेते हैं, ये थोड़ा मैं लेता हूँ, ऐसे थोड़ा बड़ा करते हैं, समझ में आ जाएगा। डायगोनली लेना है एलिमेंट को, ये एलिमेंट हर एक में ऐड करना, मतलब इस मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट्स को ऐड करना, ऐसे डायगोनली लेना। पहला ले लो, क्या आएगा 2 6, ये आएगा -1 से, ऐसे जाएगा ये, मतलब बस सिट, ये आया एक, दूसरा यहां से आएगा, तीसरा कहां से आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करके प्लस करो, जल्दी बताओ। -2 0, और क्या क्या कुछ ऐसे ही दिख रहा है जैसे पीछे था, फिर इधर करो। अब इस साइड से करेंगे, क्या होगा, ये 5 से लेंगे, ये बना एक, ये मेरा एलिमेंट ही ऊपर नीचे हो गया है ना, एलिमेंट अपना ऊपर नीचे हो गया है। आया, ये मल्टीप्लाई करो, कितना आया, -10, ये कितना आएगा 0, 18 आया, सॉल्व करो, फिर देखो 88 माइनस क्या आ गया, क्या आ गया। तो चाहे कॉलम को रिपीट करके करें, चाहे रो को रिपीट करके करें, आ जाए। थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, सामने सामने ना तो क्लियर दिखेगा, मेरा थोड़ा एलिमेंट ऊपर नीचे
उनसे कोई मतलब नहीं है, बस तीन तीन बनाने हैं ऐसे डायगोनली, दैट्स इट। कॉलम को रिपीट कर, हाँ हाँ बेचारी, ये सारस मेथड है, समझ में आया कैसे करना है। अब दूसरा तरीका क्या है, इसको लिख लिया, लिखा, थोड़ा तेज करें, कैलकुलेशन स्पीड अपनी बढ़ाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तभी मजा आएगा। कुछ बता रहा है क्या जी? हाँ यार, अरे वाह वाह, नहीं वो तो है लड़के के पास, लड़का तो हीरा है, हटाओ इसको। हाँ। आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी हम ले लेंगे कंप्लीट करने, ठीक है। हाँ इसको हटाऊं, इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर बताओ आप फटाफट, सभी एलिमेंट को कोफैक्टर निकालो, सभी के निकालो भाई। C11, C12, C13, एक कॉन्सेप्ट बताना है, लिखो लिखो सबका निकालो भाई। हाँ या लास्ट वाले का भी निकाल लो, C31, C32, चलो 3 कम कर देते हैं, अब यही 6 निकालो, जल्दी निकालो। कोफैक्टर निकालना है, समझ रहे हो ना, -1 की पावर, पॉजिटिव नेगेटिव साथ लिखते हो ना आप, ऐसे लिखो। जब ये जो नंबर लिखे होते हैं इनका सम इवन होगा तो पॉजिटिव मतलब पहले रहेगा साइन, बाकी जो आएगा अंदर साइन वो तो रहेगा ही। मतलब पहले एलिमेंट का निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, अरे -1 आएगा ना, -1 आएगा। दूसरे एलिमेंट का निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये है आपका ये 6 0 -6 आएगा। फिर क्या आएगा, 5 के लिए निकालोगे आप 18 20 आएगा, -20 आएगा, +20 आएगा। C31 मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो भाई +5 आएगा, 5 आएगा। C32 की बात करेंगे तो इसकी बात कर रहे हैं, देख लो जल्दी से बताना आप अपनी तरफ से। 6 5 कितना हो गया 30, -30 माइनस क्या हो जाएगा +30। C33 की बात करें मतलब इसकी बात कर रहे हैं भाई, -2 -18 -20 आ जाएगा। क्या सही है, देख लो आप जरा, एलिमेंट सही निकले हैं, सही निकले हैं ना। अब मुझे बताओ, अगर ये जो पहले रो का एलिमेंट लिखा है इसका मतलब बेसिकली ये क्या है, ये है A11, ये क्या है आपका A12, ये क्या है A13। तो इसका ना एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, अगर मान लीजिए आपने थोड़ा सा इसके डिटरमिनेंट को फैक्टर अगर निकाले हैं, थोड़ा सा इसका एक, अगर इस डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकालनी है, A11 और A11 का कोफैक्टर, A12 और A12 का कोफैक्टर, A13 और A13 का कोफैक्टर, सॉल्व कर लो, वही डिटरमिनेंट ही आ जाएगा। डिटरमिनेंट की जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वही निकल जाएगा। वही सेम है करते हैं, A11 कितना है भाई 2 है, C11 कितना आया है -1, प्लस A12 कितना है भाई 3, C12 कितना आ गया है -6, प्लस A13 कितना है भाई 5, C13 कितना आ गया भाई 20। सॉल्व करेंगे -2 -18 +100, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 80। और ये किसी के साथ भी चलेगा, जो मैं कह रहा था ना, किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे। अब जरा मैं इसका लेकर दिखाता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोला ना, कहीं से भी एक्सपेंड करेंगे सबकी वैल्यू एक आएगी। अब इसको हम थर्ड रो से क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जब आप थर्ड रो से एक्सपेंड करके निकालना चाहोगे ना इस डिटरमिनेंट A की वैल्यू, तो क्या होगा, देखो ये क्या है अपना A31 होगा, ये A32 है, A33 है, तो A31 यहां क्या होगा C31 प्लस क्या होगा भाई A32, यहां आएगा C32 प्लस A33, यहां क्या हो जाएगा C33। वैल्यू रखो, A31 कितना है भाई 2 है, C31 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5, प्लस A32 की वैल्यू कितनी है 3 है, C32 की वैल्यू कितनी आ गई भाई
30 है प्लस ये कितना है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई सॉल्व करेंगे देखो कितना है 10 या 90 -20 सॉल्व करो कितना आएगा हर एक से सॉल्व करोगे सबसे किसी से भी एक्सपेंड करेंगे आंसर सेम आएगा चाहे डायगोनल के थ्रू करो चाहे रो के थ्रू करो चाहे कॉलम के थ्रू करो हर एक से आएगा किसी से भी आप कर सकते हो जो आपको सुटेबल लगे इजी लगे उससे कर लो ये हमें बेनिफिट कब देगा जैसे मान लो किसी कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हैं अरे कॉलम के थ्रू कर लेंगे केवल एक ही एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा अपना तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जल्दी से निकल जाएगी नहीं हमने कहा डिफरेंशिएटेड अप्रोच के साथ चलेंगे जहां जल्दी निकल सकेगा वही अप्रोच लेंगे आगे निकल जाएंगे ठीक है ऐसे करेंगे -6 कहां ए ए हाँ ये निकाला है इसका निकाले है ना हमने इसको करोगे तो भाई किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे एरो कॉलम 6 को 6 से करोगे 6 1 जा 6 6 1 जा 2 को 0 से करोगे कितना हो गया 0 6 अब बाहर -1 है तो 6 इंटू -1 कितना आएगा 6 इंटू -1 -6 आएगा मैं लिखता हूं -1 की पावर 1 + 2 आप लिख रहे हो क्या क्या एलिमेंट बचा इसके लिए बताओ 6 2 और क्या बच रहा बताना ये -1 बाहर आएगा ब्रैकेट के अंदर देखो 6 को 1 से करोगे 6 2 को 0 से करेंगे क्या होगा 0 6 - 0 6 अरे अभी कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना हम लोग हाँ कोफैक्टर में एलिमेंट नहीं लिखते डिटर्मिनेंट में जब निकालेंगे ना तब डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू निकालेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है समझ में आया बात भैया अच्छी बात अब यहां से आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं देखो एक यहां से इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हो अगर बात करना हो तो ऑफिस में चले जाओ या दूसरे क्लास में बैठो बेटा ये सब इग्नोर करना मैंने अब छोड़ रहा हूं मैं धीरे धीरे समझो उस बात को मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एलिमेंट हमने दूसरे ले लिए उसके करस्पॉन्डिंग कोई को फैक्टर दूसरा ले लिया सपोज करो आपने लिखा वहां A11 इसको निकाल के मुझे बताना A11 और मैंने ले लिया यहाँ पर क्या नीचे वाले के को फैक्टर ले लिए यहाँ लिख दिया हमने C31 प्लस A12 लिखा और यहाँ ले रहे हैं C32 और हमने लिखा A13 और हमने क्या ले लिया ये रिजल्ट हमेशा 0 आएगा एलिमेंट डिफरेंट उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स भी डिफरेंट तो चाहे कुछ भी लो उनका सम हमेशा क्या आएगा 0 जरा चेक करके देखो चेक करके देखिए जल्दी सर बताइए क्या ये सही है चेक करके आप सभी में देखकर बताएं भाई दूसरे एलिमेंट लिए हैं उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरे को फैक्टर्स लिए हैं दूसरे रो के उन सभी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 जरा देखना जल्दी से देखो भाई देखिए और बताइए हमें क्या ये सही है देखिए और बताएं ये सब अभी पढ़ेंगे बट बता रहा हूं अभी कर रहे हो तो सब एक साथ कर लो आप करने के तरीके ये सब सीखो प्रैक्टिस करो इसकी आ रहा है 0 ये हमेशा ध्यान रखना कोई भी रो या कॉलम ले लिया उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लेकर मल्टीप्लाई करके जब सम करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इसको याद रखें आगे बढ़े नेक्स्ट चलें अब मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लेंगे बड़ा इजी हो जाएगा मैं बताता हूं जैसे इसको हटाएं हटा दूं अब मैं पूछ रहा हूं इसकी आप वैल्यू बताओ हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ आप
इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। हमने कह दिया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ आप। कैसे निकाले? हाँ, लास्ट वाले कॉलम से एक्सपेंड कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाले कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, डायरेक्ट हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आप पहले रोज से भी करोगे तब भी आएगा, बट आप लास्ट वाले कॉलम से करोगे तो बड़ा जल्दी आ जाएगा। अगर करना, हाँ देखो यहाँ पे कैसे आया, क्या नॉर्मल तरीके से तो निकाल ही लेंगे आप, पहले रो से एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा, कोई टेंशन है क्या? अगर इस कॉलम से मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, देखो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0 और इसका कोई फैक्टर क्या होगा, इसकी कोई फैक्टर क्या लिखेंगे, अरे C13 होगा प्लस 1 और इसका कोई फैक्टर क्या होगा, अरे C23 होगा प्लस 0 इंटू उसका कोई फैक्टर क्या होगा C33। ये दोनों तो 0 ही हो गए, 0 हो गए कि नहीं दोनों? क्या बचा है 1 और C23 का फैक्टर निकालना, को फैक्टर मतलब इसका को फैक्टर निकालने, इसका को फैक्टर क्या होगा, इसके को फैक्टर की बात करेंगे तो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचा क्या अपने पास 3 6 1 2 1 6 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 6 माइनस 6 क्या होगा 0। फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। एक दो लाइन में हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अभी एग्जाम में हमें समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन ज्यादा होंगे, टाइम अपने पास कम होगा, तो यही सब तरीके, यही आइडियोलॉजी आपके काम आएगी। इसलिए सीखने का प्रोसेस ये नहीं है कि सिर्फ सीख लिया आ रहा है, जो आ रहा है उसको कैसे कम टाइम में करें ये भी सीखना होगा। सिर्फ आ रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं हमारी बात? हर चीज को एफिशिएंट बनाओ तभी जाकर आप सस्टेन कर पाओगे उस लेवल पे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। हटाएं इसको। अब हमने कह दिया भाई चलो कुछ एलिमेंट ऐसे ले लिया हमने, 0 2 3 1 या माइनस, ये 0 है 3 -5 9 है मान लेते हैं, ये 0, इसकी बताओ वैल्यू भाई क्या होगी। डायगोनल में हमने 0 0 लिख दिए, डायगोनल में हमने 0 0 लिख दिए। अरे डायगोनल के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, क्या आ जाएगा? बहुत सोचने की जरूरत है क्या? तो अच्छा नहीं सोचने की जरूरत है। इसीलिए अभी प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0। अरे उसी के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, रिजल्ट हमेशा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जहां कम से कम एलिमेंट दिखेंगे, छोटे एलिमेंट दिखेंगे, वहीं से एक्सपेंड कर देंगे और इजी तरीके से हो जाएगा। यही सीखना है, समझ रहे ना? तो हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़े अभी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड बार। जब रो और कॉलम को आपस में क्या कर इंटरचेंज कर देते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्या हो गया तब? ओके, वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 4 5 6, ये लिखा हमने 7 8 9, कोई भी डिटर्मिनेंट लिखा है ऐसे, इसमें जो भी एलिमेंट लिखे हैं अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लें, रिप्लेस कर लें इस तरह से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे फर्स्ट रो आपका कौन सा दिख रहा है आपको, ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे भाई, फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। सेकेंड रो को हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम लिख देंगे 4 5 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख देंगे, क्या आ जाएगा 7 8 9, तब भी वैल्यू सेम है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख देंगे तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम अपने जरूरत के हिसाब से जैसा जो रहेगा यूज कर लेंगे इसको। पहली प्रॉपर्टी इसकी मस्त है, आपको हमेशा लर्न होने चाहिए। आप इसको अप्लाई करना भी सीखिए, तभी जाकर चीजें क्या होंगी, स्मार्ट तरीके से आप कर पाओगे। नहीं तो फिर वही लॉन्ग मेथड करोगे, टाइम भी ज्यादा जाएगा और कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो मिस्टेक होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। ठीक है, कभी कभी सही बोलते हैं। ठीक, चल आगे बढ़े। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू एडजेसेंट रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
सो ऑब्टेन्ड इज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हमने पहले और दूसरे रो की पोजीशंस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब फर्स्ट के प्लेस पे सेकंड को रख दे रहे हैं, सेकंड के प्लेस पे क्या कर दे रहे हैं, फर्स्ट को रख दे रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 5 6 1 2 3 7 8 9। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम आएगी, बट यहाँ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक बार और इंटरचेंज कर दिया, फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार करेंगे तो माइनस आएगा, दो बार कर दिए तो फिर से प्लस आ जाएगा। मतलब अब इसको अगर मैं नीचे लाऊं, इसको ऊपर ले जाऊं, तो फिर यही साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझना ये है कि कॉलम या रो को अगर आपस में इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो से, या फर्स्ट रो को थर्ड रो से, सेकंड को थर्ड से, किसी से भी इंटरचेंज करें, रिप्लेस करें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम आएगी, बस वैल्यू का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले पॉजिटिव आ रहा था तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, चाहे कॉलम हो या क्या हो, रो हो, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बस हमने कहा कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, दो रोज को क्या करें हम आपस में इंटरचेंज कर लें, उनकी पोजीशन या जो भी प्लेसेस हैं उनके। फर्स्ट के प्लेस पे हमने सेकंड को रख दिया, सेकंड के प्लेस पे हमने फर्स्ट को रख दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम आएगी। सपोज करो पहले हमने सॉल्व किया 80 आ रहा है, तो अब जो आएगा कितना आएगा, -80 आएगा, वैल्यू सेम आएगी, बस वैल्यू जो भी आ रही थी उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले +80 आ रहा था तो -80 आएगा, पहले -80 आ रहा था तो क्या आएगा, +80 आएगा। इतनी सी बात है, सिंपल बात है, आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी भैया, 0। चाहे दो रो हो चाहे दो कॉलम हो, वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। चाहे दो रो या चाहो तो भाई क्या करो, दो कॉलम को आइडेंटिकल आप देख लो तो रिजल्ट हमेशा क्या लिख लीजिएगा, 0। दो रो या दो कॉलम कम से कम तीनों हो जाए तब सर, अरे दो हो गए तो ऑब्वियस सी बात 0 हो गया, तीसरा हो गया तो और अच्छी बात है। दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, सिंपल सी बात है, डन, क्लियर है भैया, डन। अरे मैं दे दूंगा इसको यार, आप लोग इसको लिख लेंगे, आराम से भेज देंगे ग्रुप में, पीपीटी सब दे देंगे आराम। हटाएं से हटाएं, यहां तक क्लियर है ना सबको। Each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant number k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, k से, जो न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो भी k से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज करो एक डिटरमिनेंट थी, जो भी है इसकी वैल्यू सपोज करो पहले आ रहा था 10, जो भी आ रहा था, अब किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से हमने क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो भी k से क्या हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू आएगी 10 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी मैट्रिक्स है उसके किसी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो हमारी बात, कोई टेंशन वाली बात, तकल्लुफी बात नहीं, हटाओ इसको। मैं लिख कर बताऊं क्या इसको, हाँ आ गया, हाँ, चाहे किसी रो के हर एक एलिमेंट में, किसी एक रो के एक ही, या एक ही रो के सभी एलिमेंट, या तो एक कॉलम के ही सारे एलिमेंट को किसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से क्या हो जाएगी, k से किया है तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से किया होगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी है, सिंपल सी बात, आगे बढ़े, डन। अरे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखो, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज व्हाट, 0। मान लीजिए अब इसमें कह रहे हैं कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल
देन इट्स वैल्यू इज व्हाट 0। अगर मान लीजिए कोई भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल इन द सेंस का जैसे मान लो ये 1 2 3 है, अगर इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और आगे कुछ भी लिखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एक रो किसी दूसरे रो का क्या है, किसी स्केलर नंबर का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, चाहे रो हो या चाहे कॉलम हो, कुछ भी हो, एक जो है वो दूसरे का क्या है, स्केलर मल्टीपल है, प्रोपोर्शन में है, तो कहेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। ये सब प्रॉपर्टीज याद रखना, कैलकुलेशन में हेल्प करेगा आपको। मान लीजिए 2 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ आ गया 4 आ गया, 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी। कोई भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल है, कुछ स्केलर नंबर के मल्टीपल में एक दूसरे के हैं, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो कैलकुलेशन में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। आगे बढ़े, हो गया। हाँ, हमने कहा जैसे कुछ एलिमेंट लिखे हैं, रो मान लीजिए 1 2 3 है, जो सेकंड रे है देखिए, अगर इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 आ जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं 4 आ जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाएगा। जब एक रो दूसरे रो का क्या हो, कोई स्केलर नंबर का मल्टीपल हो, मतलब दूसरा रो पहले रो को या किसी भी रो को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अरे तो मैं क्या बोर्ड पे खड़े हो जाऊं समझ गया कि नहीं, बोलो ना, डर इसे हो। हम्म, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा। चेंज होता है। कुछ ऐसा ऐसा कि सबका साइन चेंज रहे, ऐसा होगा तो नहीं होगा, कैलकुलेशन करने पे आ जाए ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर्टी से नहीं होगा। सब में साइन आ जाएगा तो हो जाएगा। अरे -2 से मल्टीप्लाई किए हैं फिर और क्या, अरे सब में अगर साइन चेंज हो गया मतलब -2 से मल्टीप्लाई किया हूं तब भी 0 आ जाएगा। एक दो में हुआ है तो नहीं होगा, फिर सॉल्व करने में जो आएगा वही लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ टू मोर देन टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of the two or more determinants। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखे हैं, मैं लिख देता हूं, लिखा है यहाँ ए बी सी, यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस अल्फा, वाई प्लस बीटा और z प्लस लिखा है यहाँ गामा, यहाँ लिख दिए MNO, कुछ भी लिखा है, कोई एक रो कोई एक कॉलम, ऐसे कुछ नंबर के सम या डिफरेंस भी लिखा है। सम में ये लिखा है या किस में लिखा है, इस मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में लिख सकते हो। आप लिखेंगे इसको ए बी सी, और क्या आएगा यहाँ एक्स वाई जेड एम एन ओ प्लस के करके लिखेंगे ए बी सी, और यहाँ जो एलिमेंट दूसरे बच रहे लिखो अल्फा बीटा गामा एम एन ओ, तब भी ये दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। कोई एक रो या कोई एक कॉलम कुछ सम या डिफरेंस में लिखे हैं तो उनको सेपरेट करके सम या डिफरेंस में हम लिख सकते हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है क्या, हाँ। कोई एक रो या कोई एक मतलब कॉलम कुछ दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के सम या डिफरेंस में लिखे हैं तो उनको हम सेपरेट करके अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। जहां है सिर्फ वही लिखो, बाकी एलिमेंट सब रिपीट हो जाएंगे एज इट इज। जैसे यहाँ ही सिर्फ लिखा था अल्फा बीटा गामा सब में, तो ये वाले एलिमेंट क्या होंगे, सेम एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, आप एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत, हाँ। लिखा भाई, कोई डाउट है क्या, नहीं, इजी है सब, बस प्रॉपर्टीज हमें याद रहेंगे तो कैलकुलेशन अपना थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कुछ या कुछ सम या डिफरेंस भी हम लिख लेंगे, है ना। पॉजिटिव हो गया।
बीटा नेगेटिव हो गया तो वहां आ गया तो पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k then added to the corresponding elements of some other row then the value of determinant remains the same। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई बताओ। कुछ नंबर से समझाते हैं, आपको हो सकता है समझ आ रहा है। मान लीजिए है 1 2 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 लिखा। ये कह रहे हैं कि किसी भी रो या कॉलम को, पहला है मान लेते हैं 1 2 3, दूसरा है आपका 4 5 6, चलो मैं लास्ट वाले में चेंज कर देता हूँ। अगर इस रो में क्या करें हम, इस रो में ये जो वाला रो है, इस रो को किसी भी रो के साथ कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सपोज करो ये 4 5 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दे रहा हूँ, तो 7 प्लस 2 इंटू 4 और 8 प्लस 2 इंटू क्या होगा भाई 5, और लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में क्या आएगा भाई 9 प्लस 2 इंटू 6, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आएगी जो इसका आ रहा था। इसको निकालें, चाहे तो हम किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे मतलब रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डिटर्मिनेंट की वही सेम वैल्यू आएगी, वो चेंज नहीं होगी। तुम्हारी बात, डिटर्मिनेंट का कोई भी एलिमेंट लिखा है, किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही सेम आएगी। हाँ जाओ, तब भी ये वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, क्या नहीं समझ में आया इसमें, क्या जरूरी था, पहले क्या जरूरी था, तो क्या करने लगे पहले, तो मैं इसलिए हर बार क्लास में कहता हूँ कि स्टूडेंट बनना सीखो पहले सब लोग। जो भी लिखे हैं डिटर्मिनेंट, हमने कहा किसी भी रो या कॉलम में किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम थर्ड रो की बात कर रहे थे, थर्ड रो में हमने क्या किया, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया है, तब भी इस डिटर्मिनेंट की वही वैल्यू आएगी जो इसकी आती। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, हम प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी करें वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ आ रही बात, डन, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ 0। भाई हर एलिमेंट ही 0 हो गया तो 0 ही आ जाएगा, अभी बताइए, हम डिस्कस किए है ना। नेक्स्ट, इफ आर रोज, अरे ठीक है ये सब तुम, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी रो कॉलम तो फैक्टर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी। अभी तो यही बताया ना आपको कि A11 ले लिया हमने, C31 प्लस 8 A12 और क्या लिया भाई C32 प्लस A13 C33 इक्वल टू क्या आएगा 0। किसी भी रो का एलिमेंट ले लिए, उसके करेस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो का हमने क्या ले लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स ले लिया, उनके प्रोडक्ट का सम हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। यही बात की ना भी पीछे डिस्कस कर रहे थे, बताया आपको, ये भी प्रॉपर्टी अपने ध्यान रखना। नाइन्थ वाली कोई जरूरत नहीं, सही है। हर एक एलिमेंट अगर 0 हो गया तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी भाई, फिर ये भी अपने उसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, ठीक है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन ज्योमेट्री। डिटर्मिनेंट को आप ज्योमेट्री में कैसे यूज करोगे, एरिया निकालने में ट्रायंगल के, इक्वेशन निकालने में स्ट्रेट लाइन के, कोलिनियरिटी प्रूफ करने में, यही सब है, इन्हीं की बात करेंगे। एप्लीकेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे उनको सॉल्व करने में,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में भी तो यूज करते हैं उसको भी देखेंगे। देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या आता है बेसिकली आप बताओ। अरे मतलब आगे कर दीजिए, पढ़ाइए। हाफ ऑफ बेस इंटू क्या होता है, कैसे करेंगे। अब ट्रायंगल का मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया है भाई, सपोज करो, बात नहीं करो तभी आएगा, बाकी आप जानते तो हैं ही, जब लगेगा कि आता होगा तो बताइएगा, रुक जाएंगे। ए है बी है, ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, इसके क्या है भाई, अगर हम इस डिटर्मिनेंट मेथड से इसका एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस 1/2 लिखेंगे, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 यहाँ लिखेंगे 1, x2 y2 यहाँ लिखेंगे 1, x3 y3 यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो वर्टिसेस दिए हैं भाई ये थर्ड वाले कॉलम में हमेशा 1 1 लिखना। यहाँ पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, यहाँ दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, यहाँ तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3। एक आध क्वेश्चन करके बताऊं, एक दो क्वेश्चन कर लें, तब इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये आता है 1/2, ये आता है x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 आता है, एक्सपैंड करने पे आता है x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, एरिया निकाल के देखते हैं, पैटर्न यही चलेगा देखें। अभी सॉल्व एक्सपेंड करने पे आएगा, ये फॉर्मेट बता दिया, याद रखना वही एक्सपेंड करने का तरीका। पहले आपने ले लिया x1, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y1 माइनस y2 ही तो होगा, फिर आपने लिखा y, मतलब पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आता है, सब मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करेंगे तो आएगा, मैं बता देता हूँ। हाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे डिटर्मिनेंट आज सॉल्व करते थे ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे निकालते थे ना एक्सपेंड करके, 1/2 पहले लगा था, ध्यान समझना आप। आ गया क्या, आ जाएगा तो बताना। अगर मैं x1 लिखूं तो फैक्टर इसका क्या होगा c11, x2 लिखूं तो फैक्टर क्या होगा c21, x3 लिखें तो फैक्टर क्या होगा, करा जाए इसे, सॉल्व करो क्या आएगा 1/2 x1, c11 की वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप, जिस रो में है जिस कॉलम में छोड़ो और -1 की 1 + 1 प्लस ही आएगा, सॉल्व करो इसको क्या आएगा बताओ, क्या आएगा y2 माइनस क्या आएगा, ये यही आएगा, प्लस मैंने लिख दिया x2, मतलब ध्यान देखना, इसकी बात कर रहे हैं भाई, इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं, ये रो ये कॉलम छोड़ोगे बचा क्या y1 माइनस, यही आया, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का आएगा ना, क्योंकि C21 की बात कर रहे हैं, अरे C21 की बात कर रहे हैं तो फैक्टर नेगेटिव आएगा, बोलो, फिर x3 ध्यान से देखना, इसकी बात कर रहे हैं भाई, ये रो ये कॉलम बचा क्या आपके पास, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा अगर यहां माइनस साइन कॉमन कर लें तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या, ये y3 माइनस क्या आएगा, और यहां क्या लिखा है, कोई तकलीफ हुआ,
अच्छा ये y2 माइनस y3 होगा। हाँ इसमें इसी के लिए ठीक है। कैसे आया, बात करने जा रहे थे कुछ कैसे निकालेंगे एरिया, अब समझ गया ना कैसे निकालना है, निकाल तो लेंगे ही, हो जाएगा। आगे बढ़े, एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा। हाँ कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन होगी, अगर 3 पॉइंट है कोलिनियर है तो इसका क्या कंडीशन होगा भाई बताओ। कोलिनियर होने का मतलब क्या है, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है तो एरिया क्या आ जाएगा, इसलिए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 और क्या होगा x2 y2 1 x3 y3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा जीरो। कोलिनियर होने का मतलब एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया होता है क्या, एरिया तो किसी क्लोज फिगर का मिलेगा, क्लोज है ही नहीं तो एरिया मिलेगा क्या इसका, नहीं, एरिया क्या आ जाएगा जीरो। अगर 3 पॉइंट्स का एरिया जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो कोलिनियर है, मतलब किसी सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं ये तीनों पॉइंट, हो गया कोलिनियर प्रूफ। तो अदरवाइज इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं तो x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या होगा भाई x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, अरे वही चीज जीरो हो जाएगा इक्वल टू। लाइन का कोई एरिया थोड़ी आएगा, एरिया तो किसी क्लोज फिगर का आएगा ना, अगर तीनों पॉइंट किसी लाइन पे आ गए तो एरिया इसका जीरो, मतलब वो वाला जीरो जीरो, इसका मतलब ये जीरो। ये कंडीशन है कोलिनियरिटी की, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे इक्वल टू जीरो है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, बहुत जल्दी छोड़ेंगे आप लोगों को, घबराइए नहीं। आप लोग थक गए, मैं भी, ऐसा नहीं है। अरे आप जो काम करेगा वो ना थकेगा। तो चलो भाई लिखे, आगे बढ़े। हाँ नहीं तो देखते देखते भी तो आदमी थक जाता है भाई। आप देखो बायोलॉजी तो ये कहता है ना, आप कुछ काम करो या ना करो लेकिन आपको भूख लगेगी, क्योंकि आपका ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें भी तो एनर्जी लॉस हो रहा है, मतलब भाई मुझे बस इतना काम वर्क का बस काम चलता है, इसमें भी तो एनर्जी लॉस हो रही है, भूख तो लगे ही लगेगी भाई। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। हाँ दास मनु का क्या गए सबके दाता। हाँ मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास हुए लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से। एक स्ट्रेट लाइन है भाई, मान लेते इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर पॉइंट का x2 y2 है। इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, वैसे तो आपको इक्वेशन निकालना आता ही है, बचपन में पढ़े हैं आप, 10th में 9th में y माइनस y1 इक्वल टू क्या पढ़े थे आपने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। डिटर्मिनेंट की मेथड से कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बस 2 ही पॉइंट दिया है ना इसमें, पहले लिख देना x y 1, दूसरे में क्या लिख देना x1 y1 1, क्या लिख देना x2 y2 और क्या लिख देना 1 इक्वल टू में 0, दैट्स इट बस। फर्स्ट में लिख दिया x y 1, दूसरे में क्या लिखेंगे x1 y1 1 हो जाएगा x2 y2, ये फॉर्मेट है x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगी आंसर, सॉल्व करने पर वही आता है, बाकी अभी स्ट्रेट लाइन निकालना आंसर, तो दिक्कत, आगे बढ़े। चलो बहुत शुक्रिया, अच्छा मुझे जाने दो, सफर में अभी मैं अकेला हूँ, मुझे रोका गया तो काफिला हो जाएगा। हटाओ, लिखा भाई लिखा, बस ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, करने के लिए हैं, प्रैक्टिस अप्लाई करने के लिए, हाँ याद होगी तभी आएगी। नेक्स्ट देखो क्राइमर्स रूल, इसको करने में क्रैक हो जाओगे, समझ लो ढंग से। क्राइमर्स रूल क्या कहता है, क्राइमर्स रूल क्या कहता, पढ़ा है किसने, आप बताओ क्या होता है भाई, क्या होता है। हाँ
हाँ बेटा जब पढ़ोगे तब तो पहुंचेंगे। हाँ तो पढ़ाए तो राहुल सर और भी थे इसके पहले, उसके भी कहाँ पहुंच पाए थे। तिवारी, दिक्कत ये है कि जहाँ पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचे, बाकी सब जगह पहुंच गए। देखो पॉलिसी का मतलब ही होता है, देखो राइट प्लेस पे राइट टाइम पे राइट सिचुएशन के लिए डिसीजन लोगे तभी डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। बाकी डिसीजन लेते रहो, काम करते रहो, कोई मतलब नहीं है। समझे? क्राइमर्स रूल भाई समझते हैं इसको। क्राइमर्स रूल ये है a1x स्ट्रेट लाइंस, मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो मैं तो ऐसे लोगों को इंटेलिजेंट मानता, क्योंकि अगर गधे को बहुत तेज प्यास भी लगी हो, भूख भी लगी हो, उसको किसी ऐसे पॉइंट पे खड़ी कर दो कि एक तरफ पानी भरा हो, एक तरफ खूब भरा चारा हो, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा पहले क्या लेगा, वो मर जाएगा। रहेगा दोनों। लेकिन इंटेलिजेंट आदमी अगर दो काम एक साथ आ जाते हैं तो एक काम को डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे बात मुझसे भी करना हो, दूसरों से भी करना हो, तो दूसरों से कर लेंगे, क्योंकि उनको पहले पता है कि प्रायोरिटाइज किसको करना है, प्रायोरिटी कहाँ देनी है उनको पता है। ये इंटेलिजेंट लोगों की पहचान है। लेकिन गधा मर जाएगा जान लो, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, पहले पानी लेगी पहले चारा। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो डिसीजन ले लेते हैं। इंटेलिजेंट लोगों की पहचान है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ तो डिसाइड कर लिया। अब ये मैटर करता है उस इंटेलिजेंट आदमी का, उसको चारा जरूरी था कि पानी जरूरी था। कुछ लोग पीते पीते खाएंगे, कुछ लोग खाते खाते पिएंगे, मतलब समझ रहे? चारा और समझ रहे हो ना हमारी बात? ठीक है, ध्यान रखें। अब ऐसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक ऐसे इनविटेशन में गए थे, एक फादर और अपने सन जो है साथ में गए थे वो। तो वो लोग मतलब थोड़ा सा, मतलब किसी स्टोरी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कोई अपने उसमें नहीं लीजिएगा। दोनों लोग गए थे, इनविटेशन में खा रहे थे, तो उनके पिताजी कहे बेटा अच्छे से खा लेना, घर का जो है अनाज बचाना है, एक आध डेढ़ दिन तो चलना चाहिए, जो भी हो सके जितना खा लो पूरी। तो लड़का खाया जा रहा था, खा रहा था, बीच बीच में पानी, वैसे बहुत लोगों को खाते खाते पानी पीने की आदत होती है, खा भी रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा। उनके पिताजी बहुत देर से देख रहे थे, यार ये तो नालायकी कर रहा है, पानी पी रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गए उसको मारे खटाक से, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये मतलब मैं बताया था, समझाया था, तब भी नालायक तुम गलती कर रहे हो। तो लड़का अपने अंदाज में समझाया, नहीं बेटा आप नहीं समझ रहे, पिताजी आप नहीं समझ रहे, मैं खाना खाने के बाद एकदम उसको क्या कर रहे हैं ना, थ्रिया रहे हैं, थ्रिया। खाने खाने के बाद हिला के भी बैठा है, हिला हिला पानी से बैठा। फिर उसके पापा हमारे कहा पहले क्यों नहीं बताया, हम तो बहुत देर से ऐसे ही खा रहे हैं। तो आज की जनरेशन बहुत एडवांस हो गई, बड़ी स्मार्ट हो गई, वो अपने तरीके से चीजों का टैकल करती है, फिर सामने वाले को समझा भी लेती है। ये तो इंटेलिजेंट लोगों की पहचान है। मतलब है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है? चलो अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो किसी कुछ हमें स्टोरी बताया बस। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या लिखा है, d1, कोई नंबर है, d क्या है, कोई नंबर है। जैसे इक्वेशन लिखा होता है ना 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2 3 5, जो भी लिखा है नंबर। और यहाँ लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू क्या लिखा है, यहाँ d2 लिखा है। थर्ड इक्वेशन है आपका a3x प्लस क्या है भाई, b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या हो गया भाई, हाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करोगे। इनके जो भी कोफिशिएंट है उनको लिख लो भाई। क्या होगा, a1 b1 c1, a2 b2 और यहाँ क्या आएगा c, यहाँ आएगा a3 b3 और यहाँ क्या आएगा। बाकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आपको आती है, आप झूम जाएंगे, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या? क्राइमर रूल क्या कहता है भाई, देखो डी आ गया, देखो ठीक है। फिर इसमें सिंबल्स आते हैं d1 d2 d3। क्या आता भाई, d1 d2 d3। d1 का मतलब क्या होगा, ध्यान समझना। d1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट प्लेस पे ये कांस्टेंट नंबर लिखो, क्या आएगा d1 d2 और क्या आएगा d3। बाकी जिसके प्लेस पे जो है वही रखो, d1 b2 b3 c1 c2 और यहाँ क्या आएगा c3। d1 का मतलब क्या है, बस फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, ये जो कांस्टेंट नंबर है राइट साइड में इनको लिख देना है फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट कॉलम में। फिर बात करते हैं d2 की, तो कहां रखेंगे आप, सेकंड कॉलम में रखेंगे। बाकी फर्स्ट वाले में जो था वही लिखेंगे, a1 a2 a3। सेकंड में लिखेंगे क्या, d1 d2 और क्या आएगा यहाँ d3। समझ गए हमारी बात। थर्ड में वही जो है लिखेंगे c1
C2 और क्या होगा C3। फिर बात करेंगे D3 की। D3 का मतलब क्या होगा भाई, समझ गया? कहाँ लिखेंगे D1 D2 3? थर्ड कॉलम में यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा D1 D2 और यहाँ क्या आएगा भाई, कोई दिक्कत? तो D क्या है, हाँ नहीं रो में नहीं कर सकते हो, बट ये तरीका यही है, उसमें बहुत सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी आपको, पैटर्न जो बना है उसी में लेकर चलता है। तो D1 का मतलब फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, D2 का मतलब सेकंड कॉलम में, D3 का मतलब थर्ड कॉलम में, बाकी कॉलम में जो एलिमेंट है वही लिखे रहने देंगे, ठीक है? D में जो एलिमेंट है वही रखने देंगे। D का मतलब क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़े हैं ना, उनके जो कोफिशिएंट्स है XY Z के वही लिखे हैं। पहले कॉलम में हमेशा x का कोफिशिएंट लिखा होता है, दूसरे कॉलम में हमेशा y का कोफिशिएंट और तीसरे कॉलम में हमेशा z का कोफिशिएंट। मान लो किसी इक्वेशन में कोई टर्म मिस है तो क्या करेंगे, उसके प्लेस पे 0 लिख देंगे, ठीक है? उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वहां 0 हो जाएगा। अब XY Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात? देखो हटाओ इसको, हटा दो। XYZ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन देखो, x अपॉन D1 इक्वल टू y इक्वल टू क्या, इक्वल टू y अपॉन क्या होगा D2 इक्वल टू z अपॉन क्या होगा D3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 अपॉन D। D की वैल्यू भी निकाल लोगे आप, सारी वैल्यू जहां से आ जाएंगी रख के सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम किसको किसको साथ में लेंगे, y की वैल्यू निकालनी होगी तो z की वैल्यू निकालनी होगी तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत? x की वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे, y की चाहिए तो इनको, z की चाहिए तो सबको साथ में ले लेंगे, वैल्यूज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी निकालना तो आ ही जाएगा। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे ना हम लोग, ये क्रैमर रूल है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दें, इसका x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ? अरे D1 अपॉन क्या आ गया, D आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया भाई, D2 अपॉन D आ गया। और z इक्वल टू क्या आ गया, D3 अपॉन D। कोई दिक्कत? अरे वही आ गया ना, D1 से मल्टीप्लाई करोगे D1 अपॉन D2, यहाँ D2 अपॉन DT, यहाँ D3 अपॉन क्या आएगा DT, यही आ जाएगा, सिंपल। तीन लीनियर आप इक्वेशन दिए हैं तो आपके पास जनरल मेथड है करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप करोगे अलग से मान के D0 लेके। ये क्रैमर्स रूल है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे निकालोगे, कोई भी इक्वेशन दिए हो। अरे दो इक्वेशन दिए हो तो उनको भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन का मैं कराऊं, मैं सिंपल कराता हूँ, हटाऊं इसको भाई, इसे हटाएं क्या, इसे हटाएं क्या, अगला देखना। आप सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, जल्दी से करिए, मैं जल्दी छोड़ देता हूँ, आप लोग थक गए हैं, मुझे अभी पत्ते की तरह लटक गए। अरे बेटा तुम नहीं, बस पढ़ो, पढ़ाना नहीं मुझे, बस ध्यान रखना। अच्छा नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व बात नहीं करिए तभी बात बनेगी। नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे पहले आप, एक नॉर्मल इक्वेशन लिखो, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 2x, y कैंसिल हो जाएगा, वहां 8, x की वैल्यू क्या आएगी 4, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, अरे आप 4 रखेंगे 3 कितना आ जाएगा, माइनस होगा -1/2 ही तो आया, क्या इतना सोच रहा है? x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू -1/2, क्लियर है ना भाई? अब देखो डिटर्मिनेंट से इसको कैसे करोगे, पहले इसका लिखते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या लिखते हैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या होगा d लिखो, d क्या लिखा जाएगा भाई, कोफिशिएंट क्या है इसके देखो 1 -2 और क्या है 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अरे 2 1 2 क्या है ये 4। अगर मैं D1 की बात करूंगा तो क्या था तरीका, D1 की बात करें तरीका क्या था, पहले कॉलम को किससे रिप्लेस करेंगे, बोलो भाई, फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करेंगे, अरे आ जाएगा 5 3 D1 D2 से रिप्लेस करेंगे और सेकंड कॉलम पे यही रहने देंगे, ये वैल्यू सॉल्व करो। अरे 5 2 कितना आया, 5 2 10 और 3 2 कितना होगा 6, ये कितना आ जाएगा 16, और x की वैल्यू हमने क्या कहा था भाई D1 अपॉन D, D1 कितना आया जरा बताना 16, D कितना आया 4, मल्टीप्लाई करो कितना आया, अप्लाई करने के तरीके, माइंड को थोड़ा सा ना एक लेवल पे लाओ, फिर फटाफट चीजें होने लगेगी।
फिर बताओ D2 कैसे आएगा भाई, सेकंड को रिप्लेस करेंगे 1 1, क्या लिखेंगे 5 3, सॉल्व करो। अरे 3 - 5 कितना आ गया भाई, -2 आ गया। और y इक्वल टू क्या था, अरे D2 कौन क्या था, D था। अरे D2 कितना आ गया भाई, -2। D कितना आया है 4, डिवाइड कर लो कितना आएगा। कोई दिक्कत, ये है डिटरमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे। ऐसे 3 होंगे तो तीनों हो जाएंगे, XYZ में दिया होगा तो XYZ का कर लेंगे, कोई टेंशन 1 से। ये तो आ ही रहा है। हमने कहा इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या करते हैं, XY को कोफिशिएंट लिखते हैं, D लिखा हमने, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट -2, 1 और -2, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2 लिख लिया। बाकी समझ ही रहो कैसे करें, सिंपल है भाई। डन, क्लियर है ना, आगे बढ़े। हम दावे के साथ कर रहे हैं, जो लोग नहीं आए होंगे बहुत कुछ मिस किए होंगे इसमें, पढ़े तो आपने बहुत होंगे किताबों से। हाँ, स्मार्टनेस मैं कह रहा हूँ सबसे दिखाना, मुझसे नहीं। जब मैं बुलाऊं तो आओ, कराऊं तो पढ़ो, क्योंकि किताब का वो सब ज्ञान नहीं है अपने पास। जिंदगी खपा दी मैंने इसमें, कुछ तो गेन किया होगा। हटाओ इसे, इसमें नहीं, बस 2 ही है ना। जेड वाला भी रहेगा, जब जेड भी रहेगा तब D3 पे जाएंगे। इसमें XY ही है ना, सिर्फ 2 तक, ठीक है, समझ गया ना। 3 वाला भी करा तो क्या, समझ गया ना आइडिया बस। अब इसमें देखो क्या होता है भाई, इफ D = 0, D का मतलब क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो XYZ को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है ना। इफ D = 0 देन द क्राइमर्स रूल इज नॉट एप्लीकेबल। जब D हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो क्राइमर्स रूल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसको ध्यान में रखना, नहीं तो हर जगह लगाए चले जाओ, गुरुजी तुम्हारे लटका दे तुम्हें, क्या लाल बता, अब कहे नहीं। तो क्राइमर्स रूल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अरे थैंक यू। होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो हमेशा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब उसका सॉल्यूशन मिलेगा कुछ ना कुछ। अब आओ यहां से, विच इज नोन एज ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इफ डेल मतलब यही D है, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, कितना आ रही है 0, देन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज इनफाइनाइट। इफ डेल इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन इज नॉन ट्राइवियल। इसको समझाते कुछ एग्जांपल से, पागल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इच्छा, आप सभी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं 1-2 बार बस इशारों में कहूंगा, तीसरी बार मैं नहीं कहता। क्या पूछ रहे, तो ट्राइवियल सॉल्यूशन में क्या होगा, D भी 0 आएगा, X भी 0 आएगा, Y भी 0 आएगा और D भी 0 आएगा। हाँ 0 0 पढ़ लो, नहीं यही आएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी हमने पीछे लिखा था ना, क्या लिखा भाई, देखो A1X C1Z इक्वल टू क्या है भाई, D1 A2X और D का मतलब क्या होगा पता ही है आपको, लिख लेंगे ना, A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 और D1 का मतलब क्या होगा पता ही है आपको, D2 का मतलब क्या है पता ही है आपको, D3 का मतलब क्या है आपको पता है, लिखा ना पीछे भी। हाँ D1 में हम बात करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में क्या जाएगा, D1 D2 D3 लिख दूं क्या है, काटो, बाकी ये रहेगा, इसी D में ही रिप्लेस करते हैं। D में ही जब फर्स्ट कॉलम में
D1 D2 D3 लिखेंगे तो D1 होगा, सेकंड कॉलम में लिखेंगे जब D1 D2 D3 D2 हो जाएगा, पीछे बत वही सिंपल है जो बता। इसमें हमें करना क्या है, देखो जो पढ़ना है आगे क्या, कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब D क्या होगा अपना, D क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, D जब क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, अभी निकाले ना D डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की, जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी नॉन जीरो अगर होगा, जब नॉन जीरो होगा तो क्या आएगा, कंसिस्टेंट होगा और विथ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा हमें, एक्स वाई जेड की केवल एक वैल्यू मिलेगी, तो उसको बोलते हैं क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। फिर इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन मिलेगा कब, जब D इक्वल टू क्या जाए, 0 हो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 कोई 0 हो, कोई एक इसमें से नॉन जीरो हो और D क्या है इसमें 0 हो, ध्यान रखना। इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब D इक्वल टू 0 होगा और D1 D2 D3 में से कम कोई एक नॉन जीरो होगा, कम से कम कोई एक क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन का केस होगा। दूसरा नेक्स्ट देखो क्या है, कंसिस्टेंट है विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब, जब सब 0 हो, D भी 0 हो, D1 भी 0, D2 भी 0, D3 भी 0, तब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट एंड विथ व्हाट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट के दो केस बने, पहला क्या, विथ यूनिक सॉल्यूशन वाला जिसमें D डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जब क्या होगा, सब 0, D भी 0, D1 भी 0, D2 भी 0 और D3 भी क्या होगा, 0 होगा। और इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, जब D 0 होगा, D1 D2 D3 में से कोई एक क्या होगा, नॉन जीरो, कम से कम कोई एक नॉन जीरो होगा, बाकी सब भी नॉन जीरो हो सकते हैं सभी। दैट्स इट, इतना आपको डिटरमिनेंट पढ़ना है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ये आपके लिए है, ठीक है, ये है डिटरमिनेंट पूरा। इतने में अगर आपका कमांड बन गया तो डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे पीछे नहीं रह जाएगा। एक चलते चलते कहो तो मैं और बता दूं, थोड़ा सा है, बता ही दे, हाँ अब मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a लिखा है और इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ a क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मान लेते हैं n है, n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, n क्रॉस n का, मैंने कहा एक ही लिखा होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ k लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, k की पावर n, और हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, k का क्यूब। जैसे हमने कह दिया मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 का है, मैट्रिक्स आपकी क्या है, 2 क्रॉस 2 की है। अब मुझे बताओ तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 3a की वैल्यू क्या आएगी, अरे 3 का स्क्वायर हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और डिटरमिनेंट ऑफ a जो आएगा उसको लिख के मल्टीप्लाई कर, ठीक है, समझ में आएगा, जिस भी क्रॉस के ऑर्डर का होगा वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, नहीं समझे क्या, समझ गए। बाकी आपको कॉमन लेना ये सब करना तो आता ही होगा ना। डिटरमिनेंट के केस में ध्यान रखना, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, ध्यान से देखना। ये है 2 4 6, यहाँ 1 2 3 मान लेते हैं, या 1 2 मान लेते हैं, 6 लिखा है, 7 8 मान लीजिए 9 लिखा है, ये है हमारा। अगर डिटरमिनेंट अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसको हटाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब इस किसी एक कॉलम में कुछ नंबर कॉलम हो रहा है, इससे कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ 1 2 3, ये 1 2 क्या है भाई 6, ये 7 8 क्या हो गया 9, लिख लेंगे। दूसरे वाले में भी कॉमन होता तो उससे भी हो जाता, इससे भी कॉमन हो जाएगा, इस रो से भी कॉलम है कि नहीं, अच्छा इस रो से भी कॉलम है, इस रो से भी कॉलम है, इनसे भी कॉलम कर लेते हैं, मतलब कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन करोगे क्या होगा, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन हो जाएगा नीचे वाले से, ये 1 1 7, यहाँ क्या बचेगा 1 1 4, यहाँ क्या आएगा 1 2, नीचे रो से 3 कॉमन हो सकता है और इस वाले रो से 2 कॉमन हो सकता है। जिस भी रो या कॉलम से जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर लेंगे, बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, अगर आप पढ़े होंगे
सब एक हर एक एलिमेंट में जब कॉमन होगा तभी ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब अगर यहाँ लिखा है 2 4 6, यहाँ लिखा है 2 2, और मान लीजिए लिखा है 4, 8 10 लिखा है 6, तभी आप देखेंगे हर एक एलिमेंट में कॉमन दिख रहा है तो 2 बाहर कर पाएंगे। तो क्या होगा यहाँ 1 2 3, यहाँ आएगा 1 1 2, यहाँ आएगा 4 5 3। मैट्रिक्स की केस में जब हर एक एलिमेंट में वो कॉमन होगा तभी कर पाएंगे, लेकिन डिटरमिनेंट में हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इस मैट्रिक्स की केस में हर एक एलिमेंट में होना चाहिए तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ कर सकते हैं, बाहर है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अंदर है जब करोगे तो हर एक में करना पड़ेगा। हाँ पूरे पूरे रो पूरे कॉलम में। डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक रो किसी एक कॉलम में भी दिख रहा है तब भी बाहर हो जाएगा, और किसी एक रो किसी एक कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैट्रिक्स के केस में हर एक में करना पड़ेगा। ये भी डिफरेंस है, बस दैट्स ऑल। प्रैक्टिस कर लें इतना है, ठीक है फिर, थैंक यू बाद थैंक यू।